अमेरिका में एक स्टेट है नॉर्थ डकोटा। इस नॉर्थ डकोटा में एक काउंटी है, एक लोकेलिटी है मेंडेन। इसी मेंडेन की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सिल्जेल होता है। सिल्जेल अपनी मैट्रिक की पढ़ाई इसी नॉर्थ डकोटा के एक प्राइवेट स्कूल से करती है। जब वो अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर लेती है तो वो कॉलेज जाती है। कॉलेज से कुछ सालों तक पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो नॉर्थ डकोटा के एक प्राइवेट स्कूल में एज ए मैनेजमेंट स्टाफ के तौर पर कार्यरत हो जाती है। यानी वो एक प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट संभालती। कुछ सालों तक मैनेजमेंट का काम जब वो करती है उसके बाद वो एक फ़ैसला लेती और वो फैसला ये होता है कि अब वो नॉर्थ डकोटा को छोड़कर दूसरे स्टेट वाशिंगटन जाएगी। और वो साल होता है 1968 1968। 1968 में सिल्जेल नॉर्थ डकोटा को छोड़कर वाशिंगटन चली जाती है। वाशिंगटन में एक लोकेलिटी है सिएटल। इसी सिएटल इलाके में सिल्जेल अपनी ज़िंदगी के आखिरी 12 साल गुजारती। इन 12 सालों में सिल्जेल कई प्रोफेशन को इख्तियार करती, अलग अलग प्रोफेशन में जाकर काम करती। आखिरी वक्त जब उसकी ज़िंदगी का चल रहा था उस वक्त सिल्जेल की जो नौकरी थी वो एक एयरवेज कंपनी में एज ए बोइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही थी। और साथ ही इसी सिएटल इलाके में एक पिज़्ज़ा हट पे वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। ये सिल्जेल की ज़िंदगी का कुछ सुनहरा पल था। वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी के साथ जी रही थी। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ थी। जिस खुशी के लिए वो जी रही थी उस खुशी को वो खुद कमा भी रही थी। ये सिलसिला चलता है और फिर एक तारीख आती है और वो तारीख होती है 23 फरवरी 1980। 23 फरवरी 1980 ये वो तारीख थी जिस तारीख को आखिरी मर्तबा सिल्जेल अपनी जॉब प्रोफेशन जिस काम में थी, जिस जगह वो काम करती थी उस जगह पर जाती है। 23 फरवरी को जब वो अपने काम पर नहीं पहुंचती तो उसके जो कलीग्स थे वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सिल्जेल काम पर नहीं आई। लेकिन वो ये सोचकर कि शायद उसकी कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी तबीयत नहीं सही हो, इस वजह से वो काम पर ना आई हो, ये इन सारी बातों को देखते हुए कलीग्स नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन दूसरे दिन भी सिल्जेल काम पर नहीं पहुंचती। दूसरे दिन भी कुछ इसी तरीके की एक्सक्यूज़ देकर अपने आप को लोग बहला लेते हैं। तीसरा दिन जब आता है तो इस तीसरे दिन भी सेम वही सिचुएशन होती, सिल्जेल काम पर नहीं आती। अब ये देखते हुए सारा स्टाफ परेशान था कि आखिर क्या कारण है कि सिल्जेल काम पर नहीं आ रही। और काम पर ना आने से पहले उसने कुछ बताया भी नहीं कि वो अब काम पर नहीं आएगी। इस तरीके की बात पूरे महकमे में चलने लगती। जब लोगों को परेशानी हुई उनमें से कुछ लोग उस पिज़्ज़ा हट पे भी जाते हैं जिस पिज़्ज़ा हट पे पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। वहाँ के लोगों को भी यही लगा कि हो सकता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो, वो नहीं आ पा रही हो। लेकिन जब काफ़ी कोशिश करने के बावजूद सिल्जेल का कुछ पता नहीं चला, उसके घर जाने पर उसका घर बंद मिला, तो लोगों को परेशानी होने लगी। लोग एक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या कारण है कि सिल्जेल इतने दिन से गायब है, उसका कुछ भी पता नहीं। इसी के चलते सिल्जेल के जो कलीग्स थे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। वो अपनी पुलिस के बारे में बताते हैं कि सिल्जेल इस तरीके से 3 दिन से गायब है, उसका कुछ पता नहीं, उसका घर बंद है और उससे कोई कांटेक्ट का दूसरा ज़रिया भी नहीं। इस तरीके की जब बातें होने लगती तो पुलिस की टीम सिल्जेल के घर पे आती, जबकि जो कलीग्स थे वो पुलिस की टीम को ये डर बताते भी कि उन्हें डर है कि सिल्जेल घर के अंदर है और शायद कुछ अनहोनी हो चुकी। ये बात सुनते ही पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है। जब सिल्जेल के घर में जाती है तो घर के अंदर जैसे ही पुलिस के द्वारा दाखिल हुआ जाता है तो देखते हैं कि अंदर सिल्जेल की लाश पड़ी हुई है और लाश की जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है। यानी शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को ये पता चलता है कि सिल्जेल के साथ रेप किया गया है और साथ ही उसके साथ बेहद दरिंदगी से पेश आया गया है, उसको चोट पहुंचाई गई है, एक हैवानियत की तरह से उसके साथ सलूक किया गया है। ये सारी चीज़ें पुलिस की टीम को बॉडी को शुरुआत में देखने से पता चल जाता है। उस वक्त पुलिस के साथ वहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। वो एक एक चीज़, बारीक से बारीक चीज़ों को अपने साथ रखती
और उसका इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाने की कोशिश करती कि हत्यारा कौन है। बॉडी पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश करती कि आखिर इस सीजेल की मौत कैसे हुई। तो पता ये चलता है कि सीजेल की मौत गला घोटने की वजह से हुई, यानी जो कातिल था, जो हत्यारा था, उसने सीजेल की गर्दन को कसा, जिसकी वजह से सीजेल की मौत हो जाती है। और साथ ही बहुत सी चीज़ें सामने आई जिसमें रेप था, उसके साथ बहुत ही दरिंदगी के साथ पेश आया गया था। इन सारी बातों को पुलिस देखती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, ये अंदाज़ा लगाती है कि आखिर ये कौन हो सकता है। पुलिस एक एक कर लोगों से पूछताछ करती है, जिनके ऊपर शक होता उनको बुलाती, और टोटल 11 लोग ऐसे पाए गए थे जिनके ऊपर उस वक्त पुलिस की टीम को शक था कि इस हत्या में, इस रेप में इन लोगों की कोई ना कोई शमूलियत ज़रूर है, यानी यही लोग इसमें कुछ हो सकते हैं। इस तर्ज पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती है, लेकिन इन 11 लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं लगता। यानी उस वक्त डीएनए था नहीं कि डीएनए के जरिए पता लगाया जा सके, डीएनए सैंपल को मैच करा के। लेकिन जो फॉरेंसिक की टीम थी वो डीएनए सैंपल्स को, जो हत्यारे का डीएनए सैंपल्स था, वो उस वक्त रख ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाके टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर सकती कि डीएनए के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि हत्यारा कौन है। इस सोच के साथ उस वक्त वो फॉरेंसिक की टीम जो हत्यारा था उसके स्पर्म का जो कुछ अंश था उसे प्रिजर्व करती, इस इरादे के साथ कि आगे जाकर इसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा उस वक्त कोई भी प्रूफ, कोई भी क्लू इन 11 लोगों के खिलाफ नहीं लगता। इस वजह से पुलिस के द्वारा इन 11 लोगों को छोड़ दिया जाता है और आगे जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठप हो जाती है। पुलिस के द्वारा उस वक्त काफ़ी मेहनत की गई, लेकिन उस मेहनत का पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। जिसके बाद पुलिस की टीम धीरे धीरे इंतज़ार करती है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी तरक्की करे तो हम इस चीज़ को मैच कराएं। और उसके बाद काफ़ी साल बीत जाते हैं। साल 2016 आ जाता है। यह हत्या 23 फरवरी 1980 को हुई थी और अब साल 2016 आ जाता है। साल 2016 में टेक्नोलॉजी उतनी तरक्की कर चुकी थी कि डीएनए सैंपल्स को मैच कराया जा सकता था। इस वक्त जब साल 2016 में टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी, तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे वो इस डीएनए सैंपल का जो उस वक्त हत्या के वारदात की जगह से उन्होंने इकट्ठा किया था उसका एक डेटा बनाया, और इस डेटे के साथ जितने भी 11 लोग उनके निगाह में थे, उनकी नज़र में थे, जिनके ऊपर पुलिस को शक था, उनके साथ मैच कराने का फैसला किया। एक एक कर कई लोगों का डीएनए सैंपल इस डीएनए से मैच कराया जाता है जो उस हत्यारे का था, लेकिन पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कुछ लोगों का डीएनए सैंपल्स रह जाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त जब आता है तो सिर्फ 2 ऐसे लोग थे उन 11 लोगों में जो पुलिस को मिल नहीं रहे थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी इस वजह से कि इनका डीएनए सैंपल इनसे मैच कराया जाए, तो हो सकता है इन दोनों से मैच खा जाए। लेकिन कुछ वक्त तक इनकी इंतज़ार करने के बाद पुलिस को ये लगता है कि शायद अब ये लोग यहाँ पर नहीं रहते। अब पूरे अमेरिकी कंट्री में जहाँ जहाँ अलग अलग स्टेट है उन सारी जगहों पर तफ्तीश करना होगा, पता लगाना होगा कि इस शक्ल के लोग या इस नाम के लोग किस स्टेट में रह रहे हैं। जब पुलिस के मुखबिर और सोर्स के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये 2 लोग इस वक्त अमेरिका के किस स्टेट में रह रहे हैं, तो इसमें पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और मुखबिर और पुलिस के सोर्स के ज़रिए एक दिन आता है जब ये पता चल जाता है कि ये दोनों अमेरिका के एक दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, और ये उस स्टेट के किसी घर में नहीं बल्कि एक जेल में। और वो जेल में इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी वारदात की थी, किसी से लड़ाई झगड़ा किया था, जिसके कारण उन्हें जेल में रखा गया है। जैसे ही उस टीम को ये पता चलता है, जो टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो फ़ौरन ये फैसला करती है कि वो अमेरिका के उस स्टेट में जाएंगे, उस जेल में, और वहाँ जाकर उनके डीएनए सैंपल्स लेंगे, जिससे जो हत्यारा है उसके डीएनए सैंपल्स को मैच कराया जाएगा। जब फॉरेंसिक और पुलिस की टीम उस स्टेट में जाती है जिस जेल में वो बंद होते हैं, वहाँ जाने के बाद इन दोनों से मुलाकात की जाती है। मुलाकात करने के बाद इनके बारे में जब पता चलता है तो इनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम मिथेल कुंडर्ट था। मिथेल कुंडर्ट और जो दूसरा व्यक्ति था वो उसका सगा भाई था। पुलिस को जब इसके बारे में पता चला तो पुलिस उनसे उनके बॉडी के सैंपल्स को मांगती है,
जिससे डीएनए सैंपल मैच कराया जाए, जिसमें मिथेल कुंडर्स ने अपने सैंपल्स को देने से इनकार कर दिया। लेकिन उसका जो भाई था वो अपने सैंपल्स को पुलिस के हवाले कर देता है, पुलिस को दे देता है कि मैच कर लीजिए। जब फॉरेंसिक की टीम के द्वारा हत्यारे और मिथेल कुंडर्स के भाई के डीएनए से मैच कराया जाता है तो वो अनमैच्ड होता है, यानी वो मैच नहीं करता, जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि उस रेप और हत्या में मिथेल कुंडर्स का जो भाई है उसका कोई भी हाथ नहीं। लेकिन अब सवाल ये था कि मिथेल कुंडर्स अपना सैंपल नहीं दे रहा है, तो आखिर इसका डीएनए उससे कैसे मैच कराया जाए, जिसके चलते पुलिस की टीम मिथेल कुंडर्स के ऊपर जेल में ही रहकर काफ़ी बारीकी से निगाह गड़ाए रहती है, उसके ऊपर नज़र रखती है, उसकी एक एक हरकत पर पुलिस की नज़र होती है। काफ़ी वक्त लग जाता है पुलिस को उसके पास से डीएनए सैंपल इकट्ठा करने के लिए, और वो होता है ऐसे कि जब मिथेल कुंडर्स ने सिगरेट पी और सिगरेट पीने के बाद वो सिगरेट के बट्स को वहाँ पर फेंक देता है, तो उस पर नज़र रख रहे ऑफिसर की नज़र उस सिगरेट के बट्स पर पड़ती है। वो वहाँ पर जाता है, वहाँ जाकर उस सिगरेट के बट्स को उठा लेता है, फिर उसके सलाइवा से उस डीएनए सैंपल को मैच कराया जाता है जो हत्यारे का था। जब उससे मैचिंग फॉरेंसिक की टीम करती है तो उसका रिजल्ट जो आता है वो ये होता है कि वो मैच कर जाता है। दोनों डीएनए सैंपल एक थे, यानी हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मिथेल कुंडर्स था। मिथेल कुंडर उस हत्या को अंजाम देने वाला था, उसी ने सिल्जर की हत्या की, उसका रेप किया और उसके साथ बेहद दरिंदगी के साथ पेश आया। जब पुलिस को यह पता चल जाता है तो पुलिस उसको इसके बारे में बता देती है कि हमें पता चल चुका है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि तुम, और ये डीएनए की रिपोर्ट है। इस तरीके से फिर उसे अदालत में उसके डीएनए सैंपल की रिपोर्ट रखी जाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उस वक्त जिसने हत्या की वो कोई और नहीं बल्कि मिथेल कुंडर्स है। और इसके बाद फिर वो जिस स्टेट की जेल में था वहाँ से उसे वाशिंगटन की जेल में लेकर जाया गया, उसे वाशिंगटन की जेल में रखा गया। ये पूरा जो क्राइटेरिया था जो पुलिस ने पूरा किया वो टोटल 43 साल का था, यानी 43 साल पुलिस इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि हत्यारे को पकड़ा जाए। हत्या 1980 में होती है और हत्यारा साल 2023 में पकड़ा जाता है, जबकि वो पहले से ही जेल में था। लेकिन ये साबित हो जाता है कि हत्यारा मिथेल कुंडर्स है और इसी ने उसकी हत्या की और रेप किया। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।